जोशीमठ की वो दरारें आपके जहन में आज भी जिंदा होंगी और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिरकार जोशीमठ में ये दरारें कहां से आई। जोशीमठ कभी बच पाएगा? आखिरकार किस वजह से जोशीमठ पर यह आपदा की आहट आने के पीछे की वजह क्या है? सवाल कई थे। सरकार ने भी जांच करवाई, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट, मगर उस रिपोर्ट का हुआ क्या? आज यह सवाल क्यों? हाईकोर्ट के निर्देश पर जोशीमठ भवन और भूमि में आई दरारों को लेकर तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट को सरकार ने सार्वजनिक कर दिया। नैनीताल में अब एक खबर यह भी आ रही है, 2 मंजिला भवन गिरने के बाद जिला विकास प्राधिकरण ने क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया। 24 घरों में निशान लग गए। कई परिवारों को स्थान छोड़ने के लिए कह दिया गया। वैसे पहाड़ों में कंक्रीट का बोझ बढ़ने की वजह से पहाड़ियां दरक रही हैं। जल स्रोतों के रास्तों पर पक्के निर्माण हो जाना, पानी का विस्फोट आमंत्रित लगातार हम कर रहे हैं और यही वजह से जोशीमठ में भी दरारें आई। घरों की दीवारों और जमीनों से पानी निकल रहा है। जोशीमठ की भू जांच रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए। ये खुलासे हैरान परेशान करते हैं। हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा, बजरी और मिट्टी का एक कण वहां कहीं ना कहीं यह संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। अब इसको लेकर सियासत हो रही है। सियासत इस बात को लेकर कि आखिरकार रिपोर्ट सरकार ने छिपाई क्यों? सवाल विपक्ष पूछ रहा है। इल्जाम सीधे तौर पर सरकार पर लग रहे हैं कि जोशीमठ को लेकर आखिरकार सरकार अगर गंभीर थी तो फिर रिपोर्ट छिपाने के पीछे मकसद क्या है? आखिरकार इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, जहां एक तरफ जोशीमठ दरार को लेकर पूरा का पूरा देश भयभीत था, चिंतित था जोशीमठ की आवाम के लिए, उसके अस्तित्व के लिए, मगर रिपोर्ट पर अब राजनीतिक रार भी छिड़ गई है। और जोशीमठ की रिपोर्ट पर सवाल इसलिए कि आखिरकार यह रिपोर्ट गुप्त क्यों रखी गई? नैनीताल में भी खतरा और मकानों पर लाल निशान लग रहे हैं। कहीं ना कहीं संकेत एक बार फिर से किसी खतरे का तो नहीं। तो सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ 2 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है, गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है, और बीजेपी के चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। यह मसला वाकई में गंभीर है क्योंकि सवाल सत्ता में बीजेपी है। पहला सवाल सत्ता से ही बनता है, लेकिन बीजेपी इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद नहीं है। उम्मीद करेंगे जल्दी स्क्रीन पर दिखाई दे। लेकिन गरिमा जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे, आप विपक्ष में हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार ने यह रिपोर्ट क्यों छिपाई? गरिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज पहुंच रही तिलक भाई? जी गरिमा जी, मैंने कहा क्या लगता है आपको कि रिपोर्ट के पीछे, छिपाने के पीछे मंशा क्या है? जो $1 मिलियन क्वेश्चन जो आपने पूछा कि रिपोर्ट दबाने की क्या जरूरत थी, जनता आपका क्या बिगाड़ लेती, विपक्ष आपका क्या बिगाड़ लेता, या मीडिया आपका क्या बिगाड़ लेती? ये जो जोशीमठ का भूदशा हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना और उसके बाद तमाम लोग, आप देखिए कि चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो रिसर्चर्स हो, चाहे वो भूवैज्ञानिक हो, तमाम लोगों की रुचि बढ़ी कि आखिर जोशीमठ में यकायक ये क्या हुआ। और इतने कहने में, सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया इन तमाम एक्सपर्ट्स को अपनी रिपोर्ट सबमिट करे हुए।
ऐसे में अगर सरकार रिपोर्ट दबाती है, कोई और कारण तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ एक कारण दिखाई पड़ता है कि सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और हैं। यहाँ बिखर रहा है, टूट रहा है उत्तराखंड, और आपकी प्राथमिकता कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होती है, कभी लव जिहाद लैंड जिहाद होता है। आज आप कह रहे हैं कि हम इतना बड़ा लैंड बैंक बना चुके हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर रेस लगा कर आएंगे। अगर घर फूंक कर ही तमाशा देखना था, अगर अपने लोगों की छाती पर ही आपने विकास कार्य करने थे, अपने लोगों के आपने आजीविका नष्ट कर दी, उनकी दुकानें उनके घर नष्ट कर दिए, तो मुझे केवल सरकार की प्रायोरिटीज में शक और शुबा है कि इनकी प्राथमिकता जोशीमठ कभी रही नहीं। आज का समाचार पत्र कहता है कि नैनीताल में दरारें आने की वजह से 24 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए, और ये केवल नैनीताल या जोशीमठ तक सीमित नहीं है। यही हाल मसूरी का है, यही हाल धारचूला का है, इससे भी विकट स्थिति धारचूला में आएगी आने वाले समय में। और कर्णप्रयाग में भी लोग बिल्कुल इस मुहाने पर हैं कि कब वहां कोई भी लैंडस्लाइड हो सकता है। आज तक भी रिहैबिलिटेशन के लिए लोग बाट जो रहे हैं। आप सोचिए कि जोशीमठ इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कभी रहा ही नहीं, यानी कि अपने लोगों को बचाने की बजाय मुख्यमंत्री विदेश में टहल रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं। रोड शो से कैसे इन्वेस्टमेंट आता है, कोई मैं आज तक कन्विंस नहीं हो पाई इस बात से कि आप एक गाड़ी में रूफटॉप वाली में निकलेंगे, सनरूफ वाली गाड़ी में, और सबको हाथ हिलाएंगे तो इन्वेस्टर्स आपसे इसमें में ही रिझा लेंगे आप इन्वेस्टर्स को, केवल रोड शो से करोड़ों करोड़ रुपया। सिर्फ ऐसा नहीं ना कि धामी जी ये रोड शो कर रहे हैं, इससे पहले कई नेताओं ने, कई विपक्ष के चेहरों ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए रोड शो किए हैं, ऐसे कई उदाहरण है। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा, लेकिन कमलेश जी हमारे साथ जुड़ गए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन। कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी कमलेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, अच्छे। कमलेश जी, ये सरकार ने रिपोर्ट क्यों छुपाई जोशीमठ को लेकर, अगर आप मार्गदर्शन कर पाए? सरकार ने अपनी स्थिति के हिसाब से जो समिति की रिपोर्टें आई हैं, उन रिपोर्टों को में क्या कार्रवाई की है छिपाने की स्थिति तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जरूर ये है कि एक तो मेरी आवाज इको हो रही है। सर मैं उसको करवा रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। ये बताइए गुप्त क्यों रखा गया? जब भी आपदा की घड़ी आई है, जब से आपदा का जोशीमठ में आपदा का जो प्रभाव आया है, इस प्रथम चरण में ही हमारे चाहे प्रशासन स्थिति है, चाहे जो भी सरकारी जमला है, वहां पे मौके पे तुरंत आपदा कार्य किए गए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे प्रथम चरण में बिना नहीं वो तो आप सर, वो तो आपकी वजह से जोशीमठ बच गया, वरना जोशीमठ बचता भी नहीं। मैं समझ गया आपकी बात जो समझा रहे हो आप, लेकिन ये रिपोर्ट गुप्त क्यों रखी गई, सवाल मेरा ये था। अब ये तो अपने मानने का फेर है ना, हम तो एक चीज लेके चल रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं आपको। क्या सरकार ने किसी प्रकार की कोताही बरती है? आप ये बताइए। चाहे सर रिपोर्ट को गुप्त रखना क्या कोताही नहीं होती? समय आने पे उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके कारण। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बस आप मार्गदर्शन करते जाइए, मैं समझता जाऊंगा। रिपोर्ट को छिपा के रखना या गुप्त रखना, क्या ये लापरवाही है कि नहीं? नहीं, अब ये मानने वाली बात है। मैं तो ये चीज कहूंगा, सरकार ने अगर किसी प्रकार की कोताही बरती है, मुआवजा आवंटन में क्या मूल्यांकन में कोई गड़बड़ी हुई है, या क्या वहां के लोगों को अगर पूछा जाए रिपोर्ट की, तो आंकड़े कई रिपोर्ट। तो सर ये रिपोर्ट करवाने का मतलब ये फिर इतनी जांच एजेंसियां क्यों? बिल्कुल, सरकार ने अपने हिसाब से फाइंड आउट किया है, जिस क्षेत्र पे ज्यादा दिक्कत की है, वहां पे जो आवश्यक भवन थे उनको तोड़ा भी गया है, उन लोगों को मुआवजा भी दिया गया है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इसके पीछे मकसद क्या था, मंशा क्या थी? मकसद पॉजिटिव है सरकार का, कोई मकसद सर पॉजिटिव तो है, लेकिन मंशा क्या थी मैं ये पूछ रहा हूं सर। गुप्त रखना रिपोर्ट कोई तो आधार होगा ना? नहीं, सार्वजनिक स्थिति के अनुसार आप एक चीज देखे चलिए ना, हमारी सरकार ने जो भी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद पहले चरण में 1-1 लाख रुपए सबको एक राशि के रूप में। ये बात कोर्ट को क्यों नहीं समझा पाए सर आप? उसके आप मेरे को अगर बोलने देंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ। उसके बाद मुआवजे की अगर कंडीशन देखी जाए, तो जो लोग वहां पे पीड़ित थे और वाकई में जो लोग पीड़ित थे, उनका मूल्यांकन किया गया, और मूल्यांकन के आधार पर उसमें श्रेणी बताई गई, और श्रेणी के साथ साथ उमा जी मैं आपके पास आऊं। गरिमा जी सुना आपने, वो कह रहे हैं कहीं मुआवजे में कोई दिक्कत तो हुई नहीं? अब कितने परिवार विस्थापित किए गए, वहां क्या स्थिति है, ये इस बात को लेकर संशय बना हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कोई दिक्कत तो है ही नहीं, रिपोर्ट ही तो सार्वजनिक नहीं हुई बस। गरिमा जी
आपका सवाल नहीं सुन पाई तिलक भाई। गरिमा जी वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट ही तो सार्वजनिक नहीं हुई, बाकी और कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, और मुझे समझ में आ रहा है कि पैनिक क्रिएट ना हो। रिपोर्ट अगर साझा कर देंगे आम जनता के साथ तो पैनिक क्रिएट होगा। दूसरा, जिस तरह से बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या दूसरे अनर्गल चीजों के लिए, तो कहीं जोशीमठ दरकार ना करने लगे। जोशीमठ या तमाम वो जगह के लोग जहां दरारें आ रही हैं, जिनके जीवन पर संकट बना हुआ है, फिर वो अपना हक और अधिकार मांगेंगे कि आपके पास ब्रिटेन जाने का खर्चा है, आपके पास कर्टन रेजर करने का खर्चा है, लेकिन हमको बताने का या हमको बचाने का खर्चा नहीं है। तो सरकार को ये भय था कि कहीं रिपोर्ट सामने आ यही गई बात थी कमलेश तो जी। ये सारे लोग जो है ये तकादा करने लगेंगे सरकार पर और दबाव बनाएंगे कि जो भी आपके पास पैसा है वो पहले हमारा उस पर अधिकार है बनिस्बत इसके कि कोई बाहर वाले पर। कमलेश जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं पूरा वक्त दूंगा। उमा मैं जी, एक चीज कहना चाह रहा हूं कि सरकार की एक अपनी प्रक्रिया है, सरकार हर कार्य कर रही है और सरकार ने मुआवजे की जो कंडीशन है, मुआवजे के अब बोलने दीजिए गरिमा जी, आपके मुंह से फिर पारदर्शिता की और शुचिता की बात करते हैं। अगर आप रिपोर्ट जो है दबा कर बैठ जाते हैं, न मीडिया को पता चलता है, न जनता को पता चलता है, न विपक्ष को पता चलता है, तो रिपोर्ट बनाने का क्या फायदा? फिर एक्सपर्ट्स पर इतना खर्च करने का क्या फायदा? आपको पता है कि एक रिपोर्ट तैयार करने में उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उनको मानदेय के रूप में या तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। कोई मुफ्त में रिसर्च नहीं हो रही है जोशीमठ पर। हमारा पैसा हमको रिसर्च करने के लिए किया गया, उसका रिपोर्ट का क्या मतलब है? आज तक सरकार अपना कार्य कर रही है। सरकार ने, मैडम मेरी बात सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये प्रक्रिया सरकार का हर क्षेत्र में कार्य करने का अपना एक रूप है। आप ये बताइए जहाँ तक क्या आवंटन के हिसाब से जिन लोग पीड़ित थे उनका चयन किया गया, उस चयन के उपरांत वो भी इन्होंने गुप्त छुपा दिया कहीं गुप्त जगह पर। नहीं, क्या कहने का मतलब है नहीं छुपाया गया है? अगर आपकी सोच का फेर है मैडम, आप एक चीज देखिए चलिए, जो सरकार ने जिस रिपोर्ट के आधार पर आवंटन किया है और जो उमा जी के पास जाएंगे। एक मिनट हर चीज जनता के एक मिनट, मैं जरा उमा जी को कार्यक्रम में दूं, बहुत देर से वेट करें। उमा जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। उमा जी क्या लगता है आपको कि ये रिपोर्ट को गुप्त रखने के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि कहीं भय का माहौल पैदा ना हो जाता या बेवजह पैनिक क्रिएट ना हो जाता, इस वजह से ये कदम उठाए जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए तिलक जी, जिस तरीके से हमारा देश जो है सबसे बड़ा देश बन चुका, लेकिन आज भी हमारे शहरों का विकास किस तरीके से होगा, भवन निर्माण किस तरीके से होगा, उसकी कार्य की मतलब निर्माण कागजों पर तो है, लेकिन धरातल पर है वो आपको हमें सबको पता है कि हमारे है उनका काम का तरीका। अब आप देखिए, अगर हम देहरादून की बात करें, छोटा सा देहरादून बढ़ते मजबूत देहरादून से बिल्कुल मिल चुके हैं और पूरी अब आप पूरा क्षेत्र जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर समावेश नहीं है कि पूरे पहाड़ पर कंक्रीट का जंगल है और देखने के लिए कोई एजेंसी जो है वो है, एजेंसी सब है, नियम सब है, लेकिन काम कोई भी सरकार नहीं करती। मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ये कहना चाहूँ कि किसी भी सरकार ने पूरी और संपूर्ण ईमानदारी के साथ पहाड़ों के विकास के लिए कार्य नहीं किया, जिसका नतीजा हम लोगों ने नहीं। ये बात बहुत अच्छी है आप कह रहे हैं। आपकी आवाज उमा जी पता नहीं क्यों कट रही है आज। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। विषय अगर देहरादून के आसपास ही देख ले तब भी कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं और पूरे देश में ही हमारे आवास को लेकर कोई नीति अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने नहीं बनाई है। हाँ। कि इतनी बड़ी आबादी को हम घर कैसे देंगे? या तो लोग नदी नालों पर कब्जा करके अपनी झोपड़ियां बना रहे हैं, एक व्यक्ति बड़े बड़े बंगलों में रह रहा है और चाहे उसके अंदर रहने वाले 2 या 3 लोग हैं और कहीं कहीं एक कमरे 8 बाय 10 के कमरे में 15-15 लोग पड़े हुए हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देश की सबसे बड़ी आबादी के लिए अब समय आ चुका है कि आप एक सही आवास नीति बनाएं और उस आवास नीति में हमारे पहाड़ों को एक विशेष जोन है। देखिए उत्तराखंड एक ऐसी जगह पर स्थित है जो हिमालय के साथ आता है, में हम लोग बसे हुए हैं और हिमालय पूरे विश्व के सबसे नए और सबसे पहाड़ है। ये बात हमें बचपन से आज तक पढ़ाई जाती है, हम सबको मालूम है। हम नहीं, जैसे गरिमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उदाहरण नैनीताल का उन्होंने दिया।
ये आपको नहीं लगता ये विषय इस तरीके से अनियंत्रित विकास जिसको आप लोग बोलते हैं वो विकास नहीं है, वो विनाश है। हाँ। और इसमें खाली मैं धामी सरकार को दोष दे दूं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि धामी सरकार जो कर रही है वो सबके सामने है। आप रिपोर्ट छुपा लीजिए, आप उसको ये कहिए कि पैनिक ना फैले, या फिर जो सही मुद्दा है उसको दबाने के लिए आप लव जिहाद ले आइए, लैंड जिहाद ले आइए, मजार जिहाद ले आइए, इस तरह के तमाम किस्सों को आप ले आइए। नहीं, ये लव जिहाद लैंड जिहाद वाला मसला नहीं है ना, ये मसला वो धामी सरकार ने वो मसला जो जनता की जान माल के साथ जुड़ा हुआ है उसकी रिपोर्ट को तो अंदर कर दिया, लेकिन लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद को आप रोज अखबारों में ले आते हैं, रोज उसके लाइव टेलीकास्ट करते हैं। कमलेश जी रिएक्ट करना चाह रहे। कमलेश जी पहले आप, फिर गरिमा जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं जिन मुद्दों पर ध्यान होना चाहिए कमलेश जी, उन मुद्दों को छोड़ के बाकी सब मुद्दों पर ध्यान है आपका। कभी लव जिहाद की बात, कभी लैंड जिहाद की बात, कभी मतलब जिसमें आपका तुष्टिकरण की राजनीति हो जाए उस पर ध्यान है, पहाड़ को छोड़ के। नहीं, मैं एक चीज कहूंगा, यात्रा सीजन के उपरांत से पूर्व भी ये आपदा आई थी। आपदा के बाद 2 महीने का टाइम वहां के स्थानीय लोगों ने मांगा था कि भाई आपदा है, इसको ज्यादा पब्लिसिटी ना दिया जाए ताकि बाहर के यात्री आए। लोगों ने वहां पे जो लॉज और होटल है वो कहीं ना कहीं किराए पे लिए थे, रोजिका जुड़ी हुई थी। उसके बाद 2 माह का टाइम दिया गया था, उसका बरसात स्थिति आई, लेकिन इसके बीच में सरकार, सुनिए ना, इसके बीच में सरकार ने नियंत्रण अपना कार्य किया है। इन्होंने जो अपना 3 विकल्प चुने गए हैं, आप जो स्थानीय पुनर्वास के लिए, प्रथम विकल्प, द्वितीय विकल्प, तृतीय, तीनों विकल्प के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 31,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो पक्का निर्माण है आवासीय, उसके लिए मुआवजा तय किया गया है। और जिन नहीं तय किया गया, सभी को मुआवजा मिल गया सर? मिला है, सभी को मिल गया? कर रहा हूँ, सब मिल रहा हूँ। 2 लाख रुपए जो किराए पे वहां कार्य करते थे और किराए पे दुकानें चलाते थे, उनको मुआवजा दिया गया है। उसके अलावा 1 लाख मुआवजा बिना तय किए शुरू में दिया गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार से कितना सहयोग मिला था सर? केंद्र सरकार से जो सहयोग मिला, उसके अलावा आप ये देखें ना, हमारी जो प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केंद्र सरकार से कितना सहयोग मिला? केंद्र सरकार की स्थिति के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ना, चाहे केंद्र सरकार का सहयोग हो, चाहे आपदा का मामला हो, इसमें तो कहीं ना कहीं एक स्थिति रखी जाएगी और सरकार ने, लेकिन आप ये देखिए जो मुआवजा तय किया गया है, सर हम हवा में बात करें तो फिर ना ये बात हवा में करने वाली है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि आपदा 2013 में आई थी, अगर मैं गलत हूंगा आप तीनों टोक दीजिएगा। 2013 में आपदा आई, सबने कहा एक सुर में घोटाला 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 घोटाला, सबने बोला। विधानसभा के भीतर 5-5 दिन तक सदन नहीं चला, तब भी मैंने एक बात बोली थी कमलेश जी, और आज भी एक ही बात, वही निचोड़ है। अगर आप लोग कह रहे हो उस घोटाले को लेकर आज तक उमा जी किसी ने खुलासा किया? कितने का घोटाला हुआ, कहां घोटाला हुआ, कैसे घोटाला हुआ? देश के प्रधानमंत्री परेड ग्राउंड में बोल के गए इतने लीटर पेट्रोल, इतने लीटर, किसी ने खुलासा किया? व्हाइट पेपर तक नहीं आया सदन के भीतर कि यहां ये खामियां हुई। आपकी सरकार आई, कमलेश जी आपने भी नहीं किया, जिसको कहा आपने सबसे बड़ा घोटाला उत्तराखंड का। अगर ये विषय आ रहा है तो आप व्हाइट पेपर ले आइए, बात खत्म करिए। गरिमा जी सवाल ही नहीं उठाएंगी। अरे व्हाइट पेपर तो हम तब लाएंगे ना, घोटाले की बात नहीं हो रही है। आपका कहने का मतलब है कि रिपोर्ट, सर विषय सिर्फ आप कैसे कहते रहेंगे सर? ये तो वही बात हो गई। आप कह रहे हो कि लोकायुक्त इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। आप पॉइंट टू पॉइंट में बात बता रहा हूं आपको। आप ये बताइए किसी प्रकार का कोई घोटाला हुआ है क्या? सर कैसे तय होगा? जोशीमठ में क्या हुआ कैसे पता चलेगा जब आप रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेंगे? तो जब जो हमारी सूचना, अभी जो मुआवजे की जो कंडीशन है, मुआवजे के जो हमने 3 विकल्प चुने गए हैं, उन विकल्पों के माध्यम से लोगों को कमलेश सर आपको मुआवजा मिला या नहीं मिला, ये कैसे पता चलेगा? पहले पूरी प्रक्रिया तो होने दीजिए जी। अगर किसी को आपत्ति है, अभी तक पूरी प्रक्रिया ही नहीं हुई है। पूरी प्रक्रिया, कुछ लोग हैं जिन्होंने न्यायी मुआवजा लिया। ओके, आप खुद ही कबूल कर रहे हैं जब पूरी प्रक्रिया नहीं हुई तो बात ही खत्म हो गई सर। हाँ नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। अब ये तो मेरी बात में अपनी बात घुसेड़ने वाली है, मेरे मुंह पे डालने वाली बात कर रहे हैं आप। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आवंटन की प्रक्रिया है, चाहे वो भूमि के बदले भूमि देने की बात हो, 3 विकल्प दिए गए हैं, उसके अलावा पैमाने तय किए गए हैं। ठीक, गरिमा जी पहले आप, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूँ। गरिमा जी वो कह रहे हैं कि खामियां बताओ, खामियां कहाँ है, क्या हमने खामी की वो बताओ, रिपोर्ट वाला विषय छोड़ दो अभी। खामी देखिए यही है कि जो भी विकास कार्य यहाँ हो रहे हैं बहुत ही अनप्लान तरीके से हो रहे हैं। पहले तो नदारद है विकास कार्य, लेकिन जो भी प्लानिंग यानी कि जो भी परमिशन दी जा रही है वो बहुत ही मानकों के विरुद्ध हैं।
यहाँ जो सेंसिटिव जोन है, क्योंकि ये ग्लेशियर पे बसा हुआ था जोशीमठ, और आप देख लीजिए ग्लेशियर के ऊपर बसे होने की वजह से उसकी जो उसका बेस है वो बहुत कमजोर है। इसमें जो मानक होने चाहिए थे वो मानक नहीं है, और अभी भी वहाँ के लोग बिल्कुल भी इस बात के लिए तैयार नहीं है, रजामंदी नहीं है उनकी, जिस तरह का मुआवजा धामी सरकार उनको दे रही है उनका, और अपना वो कहते हैं ना, अपनों को बाटे रेवड़ी, तो वहाँ वो चल रहा है कि अगर कोई भाजपा कार्यकर्ता के नुकसान पहुंचा है किसी चीज को, दुकान को, मकान को, तो उसको उस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है। तो भाई भतीजावाद या पक्षपात बहुत हो रहा है मुआवजे में, और अभी भी सरकार लग रहा है चेती नहीं है। इतने बड़े प्रकरण के बाद भी सरकार चेती नहीं है, और यहाँ जिस तरह से इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात भाई भतीजावाद मुआवजे का जिक्र आप कर रहे हैं, ऐसे तो आरोप टिहरी बांध के वक्त भी लगे थे। नहीं, आप इनसे बोलिए ये योजना कौन से कार्यकाल में चालू हुई थी? आप इनसे पूछे जोशीमठ का जो योजना है, जो एनएलटी वाली योजना, ये कब से चालू है और किस किस के कार्यकाल में चली है, और इन्होंने उस समय क्या एक्शन उठाया है? अब तो 90% एलएनटी का कार्य पूरा हो गया है। कमलेश जी, किसके समय पर क्या शुरू हुआ? अगर इस बहस में पढ़ेंगे तो लंबी बहस हो जाएगी। जोशीमठ भूधसाव आपकी सरकार में हुआ, आपको ही उसको सुलटाना चाहिए था, या आपको ही उसमें क्रियान्वयन करना है? आपदा विभाग की ये बहुत बड़ी कमजोरी रही कि उसने रिपोर्ट को सार्वजनिक। देखिए, मुझे अब लगता है कि ऋतु खंडूरी जी ने जो आपदा सचिव को डांट फटकार लगाई थी फोन पर, वो कुछ गलत नहीं थी, क्योंकि यहाँ भी आपदा सचिव ने कही है, आपदा मंत्री ने कही है, यहाँ कोताही बरती है, जनता के साथ धोखा किया है। लेकिन जोशीमठ के नाम पर सियासत हो रही है। अब जैसे गरिमा जी ने कहा, अब टिहरी जब बांध के वक्त भी तो यही हुआ था ना कि भाई अपनों को रेवड़ी बांट, जब किसने किस पर क्या आरोप लगाया वो विषय दूसरा हो जाएगा, लेकिन तब भी हुआ ना। तो आपदा के नाम पर सियासत क्यों? रास्ता तलाशिए कि क्या हुआ। अब जैसे गरिमा जी ने कहा, एक बात और अच्छी लगी मुझे, उन्होंने कहा कि यहाँ ये दिक्कत है, लेकिन यह भी तो बताना चाहिए कि जोन 4 में धामीदी लेकर नहीं आए। ये तो सबको मालूम है कि कहाँ कौन सा जोन है। तिलक जी, आज हिंदुस्तान अखबार के एडिटोरियल को आप पढ़िए, मेरे हिंदुस्तान अखबार, उसमें ये लिखा हुआ है इस समय जोन जो 4 नंबर का जो जोन है, इसमें लगभग 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। पहले भी इस पर बहुत भूकंप आए, और उसमें किसी वैज्ञानिक ने बड़ी मार्मिक अपील हुई है सरकारों से कि आप यहाँ पर सही तरीके से निर्माण करें, क्योंकि ये बड़े जोन में इस समय हमारे जिसमें इंक्लूड है। उन्होंने लिखा है 2015 ईस्वी में यहाँ पर भूकंप आया था, जिससे मिट्टी जो है 70 ऊपर उठ रही थी, और लगभग 200 किलोमीटर की धरती दो फाड़। मैं उस आर्टिकल पढ़ के मैं अंतर तक कहती हूँ कि एक वैज्ञानिक तो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, जो सब कुछ करते हैं, और अपना पूरा ध्यान रिपोर्ट को बनाने में झोंक देते हैं, लेकिन हमारी सरकारें उस रिपोर्ट पर काम करने की बजाय उसको पाने की कोशिश करते हैं, तो से दूर करने की कोशिश करते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी सरकार काम नहीं करती, चाहे वो हमारे कांग्रेस की सरकारें रही हो चाहे बीजेपी की रही हो। जोड़ाबाड़ी की रिपोर्ट भी कांग्रेस सरकार के पास थी उस समय केदारनाथ में। वैज्ञानिकों ने कहा था कि बात बहुत होने वाली है, यात्रा रोक दी, लेकिन नहीं रोकी गई, और हमने वही हो रहा है, सिर्फ वोटों की राजनीति, सिर्फ ये राजनीति से सिर्फ नहीं, ये वोटों की राजनीति तो होती आई है ना, रिस्पना और बिंदाल, आप देहरादून का ही जिक्र कर रहे थे, तो रिस्पना और बिंदाल पे जो वहां पर अवैध निर्माण हुए, तो वो भी तो वोट की वजह से हुए ना। वो किसके कार्यकाल में हुए ये भी तो पूछा जाए। कमलेश जी, सिर्फ मैंने ये तो कहा नहीं कि आपके ही करवाए गए, करवाए तो जिसने करवाए वो सब जानते हैं, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इतना एक भूकंप यहाँ पर आ गया तो इसमें ना धामी जी का घर बचेगा, ना हरीश रावत जी का बचेगा, ना मेरा बचेगा, सबका बचेगा। और बहुत अच्छी बात कही। जो लोग इस समय सत्ता पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जिनको सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो लैंड ये जो लोग मुआवजे के अधिकारी हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उसका मानक तय है, चाहे वो आवासीय हो, चाहे वो पशुओं के लिए भी जगह दी गई है, पशु जो पालन करते हैं उसके अंतर्गत रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू केंद्र बनाए गए हैं। आप एक चीज बताइए कि अगर मुआवजे में किसी प्रकार का कोई घटना हुआ तो उसके बारे में बताइए ना। कमलेश जी, एक मिनट, सर हम आपस में बहस करेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा।
क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आप विधानसभा में व्हाइट पेपर लेकर आए इस पूरे विषय को लेकर? बिल्कुल, समय आने पर व्हाइट पेपर भी लिया जाएगा। हम एक चीज जरूर कहेंगे। नहीं, कैसे और कब? किसके मुआवजे के अंतर्गत अगर वहां किसी भी प्रकार की कोतवाली बरती गई, हमारी सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती तो हम लोग जीरो टॉलरेंस में काम भी करते हैं। नहीं सर, तो फिर रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए थी ना? नहीं, रिपोर्ट सार्वजनिक की स्थिति है, मैंने आपको पूर्व में बताया था। अभी यात्रा काल सीजन चल रहा था, स्थानीय लोगों की जो होती है। सर, स्थानीय लोगों ने कहा और आपने मान ली इस बात को कि भैया ठीक है, जान जोखिम में रखिए, रिपोर्ट इसलिए सार्वजनिक होगी, स्थानीय लोग कह रहे हैं। 2 महीने का टाइम दिया गया था, एक कमेटी के द्वारा तय किया गया है, जिसमें वहां के स्थानीय एसडीएम में 8 सदस्य कमेटी फाइनल कमेंट गरिमा जी आपका, वो ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए तैयार हैं, व्हाइट पेपर लाने के लिए तैयार है विधानसभा में। नहीं, देखिए, प्रचंड बहुमत दिया जनता ने इनको, और इन्होंने जनता की पीठ पर छुरा भोंका है। एक नहीं, कई बार ऐसा लग रहा है पूरे प्रदेश को हाईकोर्ट जो है संचालित कर रहा है। लोकायुक्त पर डंडा दिखाया हाईकोर्ट ने, तो लोकायुक्त बनाने की बात इन्होंने सोची है। अब इस पर रिपोर्ट सार्वजनिक करो करके इनको हाईकोर्ट बता रहा है। बताइए, ये विडंबना नहीं तो और क्या है प्रदेश के अंदर, कि सरकारों को रिपोर्ट मिल जाती है और उसके बाद ये उसको अपने नीचे दबा के बैठ जा रहे हैं अधिकारी और मंत्री। तो ये जनता और विपक्ष के साथ, मीडिया के साथ छलावा नहीं तो और क्या है। लोकतंत्र इस तरह से नहीं चला करता। सरकारें यदि जांच समिति बनाती हैं तो फिर उसकी रिपोर्ट भी साझा करती हैं, और साझा करनी भी चाहिए, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है, इसे राजनीति से इतर हमें सोचना चाहिए। एक नीति एक रास्ता अपनाना चाहिए, जो बात उमा जी कह रही थी बार बार, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। एक रास्ता अपनाइए सब, और वही नीति पर इंप्लीमेंट करिए उत्तराखंड के विकास के बारे में, अगर आप लोग गंभीर हैं तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और उमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जोशीमठ की दरार, रिपोर्ट, राजनीति और रार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।